खारजा क्या कहते हैं और इनके जो एडवाइजर टू फॉरेन मिनिस्ट्री है वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे फैसल साहब? डॉक्टर साहब देखिए, जो हालिया गुरदासपुर का वाकया है ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक नया मंसूबा है जो इनके खुफिया इदारों ने तरतीब दिया है। फैब्रिकेटेड टेरर एक्शन नामी इस मंसूबे के तहत मकबूजा कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान सेक्टर में हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों जिसमें RSS भी शामिल है के जरिए सरकारी सरपरस्ती में ऐसी कार्रवाइयां करने का प्रोग्राम बनाया गया है जिसमें आजादी कश्मीर तहरीक खालिस्तान के लिए काम करने वाले, इनसे हमदर्दी रखने वाले सरकारी और गैर सरकारी अफराद को निशाना बनाया जाएगा और इसका इल्जाम बराह रास्त पाकिस्तान पर लगाया जाएगा। इससे भारत को देखिए डॉक्टर साहब दो बड़े फायदे होंगे। एक तो ये कि हिंदुस्तान मुखालिफ अनासिर की कमर टूटेगी और दूसरी जानिब भारत को आलमी सतह पर पाकिस्तान को मलायन करने का मौका मिलेगा। गुरदासपुर में हलाक होने वाले पुलिस अरकान के जो अरकान हलाक हुए उसमें खालिस्तान तहरीक के हवाले से इनकी हमदर्दों में शुमार किए जाते थे। खासतौर पर पुलिस ऑफिसर बलजीत सिंह जो भारत के इदारा सुराग रखानी से ताल्लुक रखते थे और उसके सरबराह भी थे, खालिस्तान तहरीक के इंतहाई करीब थे। गुरदासपुर का ये वाकया फैब्रिकेटेड टेरर एक्शन की पहली एपिसोड था। इस वाकये में हिंदुस्तान ने जाली फुटेज की और CCTV दिखाकर और वो दो चार चीजें की जाली खुद ही बनाकर ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि हमलावर सरहद पार से आए थे। तमाम आइंदा इस किस्म के वाकयात में पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए हिंदुस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश पर मुश्तमिल अफराद को तैयार किया है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान का नाम लेकर इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। और इस हवाले से गुज़िश्ता माह आपको पता हो कि अजीत देवल ने कंधार में TTP और दाइश के रहनुमा से मुलाकात जो की है वो इस हवाले से बहुत अहम है। और ये तमाम कार्रवाइयां भारत इसलिए कर रहा है कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जैसा कि आपने कहा है कि वहां पर ये जाएंगे मोदी साहब और वहां पर पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई मजबूत दोसीर तैयार किया जाए। और आपको ये भी बता दूं कि कल मकबूजा कश्मीर में तानियत लेफ्टिनेंट जनरल DS होदा ने एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक पूरा ग्रुप जो है पाकिस्तान का वो हिंदुस्तान के अंदर आ चुका है और उन्होंने उनके दाइश के साथ और पाकिस्तान के परचमों की तस्वीरें और उनकी कुछ गुफ्तगू वो पूरी रिकॉर्ड करके वो पूरा एक दोसीर तैयार कर रहे हैं जो कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में भेजेंगे। तो ये तो देखिए हिंदुस्तान हमारे खिलाफ कर रहा है कार्रवाई और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी भी कार्रवाइयां अब होंगी, जो भी भारत के अंदर जो भी दहशतगर्दाना कार्रवाई होगी वो खुद भारत की एजेंसियां RSS के लोग मिलकर वो करेंगे और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे दिया जाएगा। ठीक है, और उसको ओन करेंगे दाइश और फैब्रिकेटेड दाइश के लोग और TTP के लोग। ये भी न्यूज है जो आपने दी है। अब नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक में जाऊंगा और ब्रेक के बाद आकर ये मैं एक न्यूज करूंगा कि ये है भारत की कारकर्दगी और वो कोशिश कर रहा है और आप देख रहे हैं कि LOC पे हमला भी कर रहा है, बार बार वो फायरिंग करता है। ये साजिशें हो रही हैं गुरदासपुर के हवाले से। दाइश और TTP से अजीत डोभाल साहब मुलाकात करते हैं। सीरियन जो हुकूमत है वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हाँ जी उन्होंने लिस्ट ली है, उन्होंने मुलाकात की है। हम आगे चल के वो दिखाएंगे, लेकिन ये भी दिखाएंगे कि ये फर्क के फॉरेन सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं और एडवाइजर टू फॉरेन जो मिनिस्ट्री है जो सरताज अजीज साहब हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या दे रहे हैं। ये दोनों फर्क हम आपको दिखाते हैं कि कौन झूठा है ये भी नजर आएगा और अपने मेहमानों से बात करेंगे और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है और राहील शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ना इससे पहले कि हम अहम अपने मौजू पे चलें और वो टेम्पलेट आपको दिखाऊं, एक बात बता दें कि अगर हम या ARY कोई चीज़ एलिगेशंस के तौर पर या कोई डॉक्यूमेंट्स की बात करता है या कोई चीज़ आपके सामने बात करता है तो हम इस बुनियाद पे करते हैं जब हमारे पास ऑफिशियली बहुत अहम जगहों से वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होता है जो हम पेश कर सकते हैं। तो हमारी बात की भी पे हम उसके पीछे मौजूद हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में आके कोई आदमी एलिगेशंस लगाता है किसी पे तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रोड्यूस करे। आज मंजूर वसान साहब को हम लेते हैं, उनका बार बार फोन आ रहा था कि जी मुझे प्रोग्राम लें ताकि वो अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें जो उनके ऊपर नबील गबोल साहब ने एलिगेशन लगाया था। अगर वो कुछ कहना चाहें, प्रोग्राम बिल्कुल हमारा अलग है लेकिन हम 1-2 मिनट के लिए उनको मौका जरूर देंगे। जी मंजूर साहब क्या कहते हैं, आप जल्दी से बताएं। जी भाई डॉक्टर साहब, मुझे मैंने आपके प्रोग्राम में देखा नबील गबोल की तरफ से मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि मंजूर वसान ईरानी तेल में स्मगलिंग में इन्वॉल्व है तो और कराची में। तो मैं उन्होंने पहले भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उदेर बलूच के पास भी घर जाता था जब होम मिनिस्टर था। तो मैं दोनों की जो इल्जाम लगाए गए थे
तो पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं क्लियर ये वादे बताना चाहता हूं, ना मेरा कोई ईरानी तेल में इन्वॉल्वमेंट है और ना ही कोई उज़ैर बलोच के घर पे मैं कभी गया हूं। अगर ये इल्जाम साबित हो तो मैं ये तो क्या मिनिस्ट्रीशिप से भी रिजाइन देने के लिए तैयार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि टॉपिक था, आपको हमने लिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो टेम्पलेट दे जनाब के जिस पे हम आगे चल के अपने मेहमानों से सवाल कर सके। देखिए नाज़रीन, हुकूमत वक्त ने कई दफा ये कहा है, बहुत अहम जिम्मेदार और मिनिस्टरों ने, कि भारत जो है रॉ के जरिए नहीं, रॉ जो है पाकिस्तान में, कराची में, बलूचिस्तान में टीटीपी के साथ इन्वॉल्व है और उसके सबूत मौजूद हैं। इस मौजूदा हुकूमत के बहुत अहम जिम्मेदारों ने कहा है। दूसरी तरफ ISPR ने भी इसको कहा है कि रॉ जो है इन चीजों में इन्वॉल्व है और उनके सबूत हैं। और हमें याद है कि राहिल शरीफ साहब ने जॉन कैरी को पेश भी किया है उन सबूतों को। लेकिन जरा देखिए कि आज पार्लियामेंट में खड़े होकर जनाब सरताज अजीज ने कहा है कि जी हम उस जो हमारे पास जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है उसको हम पेश करने जा रहे हैं। हालांकि रशिया में जो मुलाकात हुई वजीर आजम की और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की, लेकिन वहां पर आपने देखा न कश्मीर को उठाया गया, न रॉ की इन्वॉल्वमेंट को उठाया गया, न समझौता एक्सप्रेस को उठाया गया। अब जो बात मैं टेम्पलेट दिखाकर ये पूछना चाहता हूं कि इसी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक है एडवाइजर जिन्होंने कहा है कि जी हम कर रहे हैं और हम दे चुके हैं, और दूसरी तरफ उनके जो सेक्रेटरी हैं और अमेरिका का एक बहुत अहम अखबार वो क्या कह रहा है वो मैं पढ़ के भी सुनाता हूं, देखिए और फिर अपने मेहमानों से बात करते हैं। जी दिखाइए वो टेम्पलेट। देखिए ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी डिड नॉट सबमिट एनी डॉजियर ऑन रॉ टू यूनाइटेड स्टेट। फिर नीचे लिखा हुआ है कि वॉशिंगटन, पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी डिड नॉट सबमिट एनी डॉजियर ऑन द एल्ज्ड इंडिया activities inside his country during his meeting with top United States officials here this month. A top American official has said। बहुत डिटेल में मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं। जी बुखारी साहब क्या कहते हैं? वो तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके सामने ही है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इंडिया के मामले में इतनी खामोश क्यों है? ना यूएनओ में कोई चीज उठाने जा रही है, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये झूठ भी बोलते हैं। और मैंने ये आपको दिखाया कि आज ही उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है, और ये अमेरिकन एक अखबार इनके सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट दे रहा है कि उन्होंने कोई चीज पेश नहीं की। तो असल में माजरा क्या है सलीम बुखारी साहब? देखिए एहसान दानिश साहब, गुजारिश ये है अपने डॉक्टर दानिश साहब कि हमारी ये हुकूमत जो है, खासतौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है, वो एक आज से नहीं, एक तवील अरसे से अपोलोजेटिक है इंडिया के सामने। इंडिया की लीडरशिप, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे ये अब मोदी साहब आ गए ये हो, ये तो जब उधर से तूफान खेज खौफ दिलाने वाले पैगामात आते हैं, ये ऐलानात आते हैं, ये तकरीरें आती हैं, हमारे यहाँ से आमों का तोहफा भेजा जाता है उनको, या हम मजीद तोहफे भेज के मुख्तलिफ औकात में उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए क्यों लगे रहते हैं, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया। जहां तक इस हुकूमत के सबूत पेश करने का ताल्लुक है, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि जब तक हम जाती मुफाद से ऊपर उठ के कौमी मुफाद की खातिर अपना रोल अदा नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान की क़यादत खा जाएगी। हमारी क़यादत को खा चुकी है, पहले भी ये हो चुका है, अब दोबारा हो रहा है। हमारे यहाँ हाल ये है कि हम इतने एंथुसियास्टिक हैं कि हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं वो हमें बुलाएं या ना बुलाएं, मैं उनकी इनॉग्रेशन में जरूर जाऊंगा। ये जो सारा रवैया है, आप ये देखिए कि ये पिछली जो मुलाकातें हुई हैं, जितनी भी हाई लेवल मुलाकातें हैं, कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं है। एक यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर जरूर उन्होंने कहा था, लेकिन उसके बाद जब मोदी साहब की तरफ से रिएक्शन आया तो 2 समिट मीटिंग्स जो मैंने अटेंड की हैं उनमें तो कहीं कश्मीर का तस्करा नहीं है। राह के हवाले से आज की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के दौर में जो रहमान मलिक साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के कैमरा सेशन में लहरा लहरा के सबूत दिखाए भारत के मुलव्वस होने के। इनके पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर दानिश, ईमानदारी से, अगर आर्मी चीफ ने वो स्ट्रॉन्ग बयानात न दिए होते तो हमारी दुनिया में जितनी जागसाई होनी थी उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये बात कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, अगर पाकिस्तान के खिलाफ
इंसर्जेंसी कराई गई, अगर पाकिस्तान के खिलाफ राह की साजिशें जारी रही तो हम दंदा शिकन जवाब देंगे। ये बयान मेरी सियासी क़यादत का नहीं है, ये इस मुल्क के आर्मी चीफ का है जो उन्होंने 3 दफा दिया है, और यही वजह है कि अब थोड़ी सी उधर खामोशी है। दूसरी तरफ देखिए, बात यह है कि हमारी क़यादत को यह इदराक ही नहीं है कि अवाम की सोच क्या है, अवाम की एस्पिरेशन क्या है। वो भारत को दोस्त मानने पर आमादा इसलिए नहीं है कि भारत ने आज तक आपके वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। जो हिंदुता है उसके अंदर उनके खून में ये इंजेक्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान दुश्मनी, और इधर हमें कि दोस्ती के तराने गाने से हमें फुर्सत नहीं है। ये शर्मनाक रवैया भी हमें जल्द या देर तर्क करना होगा। जहां तक यूनाइटेड नेशन का ताल्लुक है, आप देखिएगा हमारी वहां क्या हालत होने जा रही, क्या दुर्गत हमारी बनेगी। वजह उसकी यह है कि 2/3 से इलेक्ट होने वाली हुकूमत के पास एक बंदा इस काबिल नहीं है कि उसको आप फॉरेन मिनिस्टर बना दें। प्राइम मिनिस्टर साहब बज़ाहिर ये खुद तासुर देते हैं कि वो बहुत बिजी रहते हैं। अरे भाई, वजारत खारजा तो एक पूरा मेजर कलमदान है, वहां पॉलिसी साजी होती है, वहां स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। वहां का कोई वाली वारस नहीं है। आप देखिए ना सरताज अजीज साहब की फॉरेन अफेयर के एतबार से क्या एक्सपर्टी है भाई। उनसे कभी आपने कोई काम लेना था तो आप हिसाब किताब वाला ले लें जो उन्हें आता है। अब जब तक इस तरह की वीक लीडरशिप हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट कलमदान संभाले रखेगी, हमारा यही आशोरों का। मैं शाहीन साहब भाई साहब की तरफ आता हूँ। शाहीन साहब भाई, ये मैंने आपको एक खबर दी जो यूएस ऑफिशियल हाई ऑफिशियल की स्टेटमेंट है, जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो ये उन्होंने नहीं डॉजियर वो किया, नहीं कोई सबूत दिए, नहीं बात की। और दूसरी तरफ सरताज अजीज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं, हम भारत की सारी इंसर्जेंसीज, सारी जो रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है वो हम उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा तेजाब नहीं है सर? और एक ही मिनिस्ट्री के 2 अहम ऑफिसर। देखिए, जो सलीम बुखारी साहब ने बात की है, मैं टोटली उसको एंडोर्स करता हूँ। उन्होंने पूरी बिल्कुल डिटेल के साथ बता दिया कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के हवाले से और रॉ के हवाले से कहाँ खड़ी है। मैं इससे एक स्टेप आगे की बात करता हूँ। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में, जैसा कि उन्होंने कहा, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं है। फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं वो एडवाइजर हैं, वो आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसी वजह से आप देखें कि सारी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो डिस्कस की जा रही है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ। वो दुनिया के हर बड़े मुल्क का दौरा कर चुके हैं। कभी आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जाके किसी इतने बड़े मुल्कों का दौरा किया है या आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया है? क्योंकि दुनिया वाले ये जान गए हैं कि जी इन लोगों के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इनके पास कुछ नहीं है। ये अपने इंटरेस्ट और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बैठे हैं। इनसे बात करना बेकार है। आपने अगर कोई सीरियस बात करनी है, अमेरिका ने करनी है, रशिया ने करनी है, चाइना ने करनी है, इवन साउथ अफ्रीका, इटली और छोटे छोटे बेशुमार मुल्कों ने करनी है, तो वो राहील शरीफ साहब से करेंगे। उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर देंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। और यही हो रहा है। और ये बाय डिफॉल्ट, आप कह लें इसको, बाय डिफॉल्ट ये फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलरेडी आर्मी के हाथ में जा चुकी है। इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये अपने आप को सियासी इलेक्टेड लीडर कहते हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट कहीं और है। इनके इंटरेस्ट सिर्फ बिजनेस में है और अपने आप को सर्वाइव करना, प्रोटेक्ट करना और अपना चोरी किया हुआ माल बचाना। इसके अलावा इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ये फिक्र नहीं करते कि कौन जाके किससे बात कर रहा है। वो कहते करता रहे जी, हमारे ऊपर कोई हाथ ना है, बस यही काफी है हमारे लिए। ठीक है फैसल साहब, ये मैं यहाँ एक और बात कहता चलूं कि आखिर में आर्मी चीफ को कश्मीर के इशू को जो इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है, आर्मी चीफ को बयान देना पड़ा कि ये जो कश्मीर है और पाकिस्तान है वो लाजिम मलजूम है। इतना बड़ा बयान उनको देना पड़ा। मैं आता हूँ फैसल मोहम्मद साहब, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब देखिए, जैसा कि अभी सलीम बुखारी साहब ने बात की है, शाहीन सवाई साहब ने बड़ी तफसील से उन्होंने बात की, एग्जैक्टली इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असल में मसला ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब का तो हमेशा से ये मसला रहा है और अमेरिका का ये हमेशा, दोनों के अंदर जो बात मुश्तरक है वो ये है कि अमेरिका जो है भारत को इलाके में अपना इत्तेहादी समझता है और नवाज शरीफ भी भारत को अपना इत्तेहादी समझते हैं। नवाज शरीफ ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है, उन्होंने खुद कहा है, उनका बयान मौजूद है कि ये जो हमारे दरमियान एक बॉर्डर की एक लकीर मौजूद है, वरना हम और आप तो एक हैं। तो लिहाजा बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब को तो ये अमेरिका ने कह रखा है कि जनाब आप
CBMs के तहत और जज्बा खैर सगाली के तहत आप बार बार जो है आलमी फोरम के ऊपर मसला कश्मीर को ना उठाएं। अगर आप मसला कश्मीर को बार बार उठाएंगे तो इससे आपके और भारत के दरमियान ताल्लुकात खराब होंगे। तो नवाज शरीफ साहब तो अभी तक जज्बा खैर सगाली के तहत बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और मुझे खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 सितंबर को मोदी साहब जो है जज्बा खैर सगाली के तहत हमारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। तो ये बात जो है हमें देखनी पड़ेगी, और ये फौज को पूरा क्रेडिट जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी हाल ही के अंदर कल अभी जो गुज़िश्ता दिनों ने जनरल राहिल साहब ने अभी जो इटली का दौरा किया था, इटालियन आर्मी चीफ ने कहा है, और बल्कि वहाँ कुछ डिप्लोमेट्स ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो यूनिफॉर्म डिप्लोमेसी है वो बेइंतहा कामयाब जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये एक बहुत अहम बात जो हमारे मेहमानों ने कही है, और वो यही कही है कि आखिर में राहिल शरीफ साहब, कोई एक दिन भी आप देखते हैं राहिल शरीफ साहब को कि वो अय्याशी कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, वो आराम से अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, वो घूम रहे हैं मरी, वो जी अपने फैमिली के साथ जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करने जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि राहिल शरीफ साहब कभी रशिया है, कभी अफगानिस्तान है, कभी यूके है, कभी इटली है, मतलब दुनिया में वो शख्स घूम रहा है। कराची पहुंचता है, उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, और वो आदमी उनको वैसे ही दफनाने के बाद कराची के मसाइल के लिए यहाँ मौजूद होता है। और पूरी दुनिया में और जो बयानात आ रहे हैं वो राहिल शरीफ की तरफ से आ रहे हैं, और फिर ये लोग गाली देते हैं कि जनाब आली ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये जमहूरियत को धमकी दे रहे हैं, ये जमहूरियत खत्म करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट में 342 अफराद, देखिए कितने लोग ये पार्लियामेंट में जाते हैं, लिस्ट आई हुई है, कितने दिन ये मिनिस्टर रहते हैं, कितने लोग पार्लियामेंट में कानून साजी कर रहे हैं। ये बड़े बड़े बयानात ये जो सियासतदान दे रहे हैं और ये हुकूमती नुमाइंदे दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कोई खड़े होकर इनसे पूछे कि आपने पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज पे क्या कर रहे हैं। और अगर राहिल साहब कर रहे हैं तो आपको तकलीफ है, और आप जब राहिल साहब की बात की जाती है तो आप कहते हैं कि ये फौजियों के साथी हैं, ये तो फौज के हिमायत की बात करते हैं, ये जमहूरियत को खतरा हो रहा है। खुदारा अगर आप नाअहल हैं और ऐसी फौजी क़यादत अगर ये काम ना करे तो इस पाकिस्तान का क्या हो, ये पाकिस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि ये नाअहल सिविलियन हुकूमत जो सिर्फ करप्शन में इन्वॉल्व है, जो सिर्फ धमकियां दे रही है एजेंसीज को, जो पैसों की तरसील में दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है, डीजी रेंजर्स का। लेकिन आखिरी में यहां बात बहुत जरूर कहूंगा जो बुखारी साहब ने कहा है कि रेंजर्स को, FIA को या उन एजेंसीज को जो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और ये लिस्ट भी दे रहे हैं और ये बता भी रहे हैं कि 230 अरब तरसील दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हो रहा है। इवन के एक लेटर ISI का भी गया है अयान अली के हवाले से कि ये 5 लाख डॉलर हैं। मेरे ख्याल से अब जो एविडेंस हमारे सामने आई है, हमें ये इल्जाम सिर्फ MQM पर नहीं धरना चाहिए। पीपल्स पार्टी की जिस तरह से चीखें निकल रही हैं अब, उसके एतबार से आप देखिए कि इस टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में और भी बहुत से पर्दा नशीनों के नाम हैं। फिर अयान का जिक्र आया था, भाई अयान वाला काम तो बहुत से सियासतदान भी कर रहे हैं। मैं ऐसे सियासतदानों के नाम ले सकता हूं जो वाशिंगटन से बैग लेके आते हैं, पेशावर उतरते हैं, पेशावर से फिर दुबई मुंतकिल कर देते हैं। अरे बाबा, वो भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो अयान कर रही है। डॉलर लाते हैं, किस हवालों से लाते हैं सुन लीजिए। किसी की लॉन्च पकड़ी जा रही है, आप देखिए लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी तरह लाखों डॉलर पकड़े गए हैं। किससे, क्यों, किसी को पता नहीं है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो हमारी क़यादत है, मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि मेरी सियासी क़यादत अब इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि भारत इस इलाके का चौधरी है, भारत बड़ा भाई है, हमने उसके तफैली रियासत के तौर पे जीना है। क्योंकि जो मैं रवैया देख रहा हूं वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर हमसाये के तौर पे रहने वाला नहीं है। वो तो हमारा एक फौजी जर्नैल जो है वो पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है, अजीबोगरीब बातें कर रहा है। क़यादत हमारी तो समझती है कि भारत से बड़ा हमारा दोस्त कोई नहीं है, मोदी साहब से बड़ा पाकिस्तान का हमदर्द कोई नहीं है। तो ये जो सारे तसाद हैं, इन तसादात के बाद एक ही बात सामने आती है कि हमारी सियासी क़यादत किसी कौमी इशू पर एक साथ नहीं है, एक पेज पर नहीं है, मगर एक दूसरे की डर्टी लिनन धोने के लिए सब में इत्तेहाद है। सब एक दूसरे को बचाने के लिए तैयार हैं। कभी मुकमका की खबरें आती हैं पीपल्स पार्टी और PMLN के बीच, कभी मुकमका की खबरें आती हैं तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बीच। ये सारा मंजरनामा डॉक्टर साहब आपके सामने है। इसके बाद हम कायम हैं, यही अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हम पर। हमारी क़यादत की कोई एक हरकत ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हो।
इसका रोना कहां रोया जाए।